हेलो एवरीवन। हम यहाँ देख रहे हैं सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर के लिए जो आया था दिसंबर 2019 में। देखिए, अगर आप अंदर पूरा वीडियो देखेंगे, हो सकता है सिर्फ एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आप मेरे साथ एग्री ना करें। तो एक्चुअली वहाँ आप मेरे साथ नहीं बल्कि बोर्ड के साथ एग्री नहीं कर रहे हैं। मैंने ये पूरा पेपर बोर्ड की फाइनल आंसर की से मिलाकर सॉल्व कराया है। तो भाई मुझे भी वहाँ पर एक दो क्वेश्चन में डाउट लगा, हो सकता है आपको भी लग जाए, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। खैर चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। यह कहते हुए तन्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉल्वर के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप को अवस्था पर दर्शाता है। स्टेटमेंट पढ़ लो। क्या कानून एवं व्यवस्था के बारे में कहीं कोई बात हो रही है? नहीं हो रही है। आज्ञा पालन के बारे में हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा होना, ये स्टेटमेंट अच्छा देखो, अगर तन्या खुद ही नूर से कह देती कि तुम लंच नहीं लाई और मेरे साथ लंच कर लो, तब ये अच्छा होना के बारे में था। भी ये आदान प्रदान के बारे में है, मतलब परंपरागत। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो कहते हैं, बताइए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, देख लो। बाकी ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिताएं होती हैं ये, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा पॉज में लूँगी, आप ऑप्शन पढ़ लिया करना, नहीं तो आप वीडियो को रोक दिया करना, ठीक है। हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है, माता साहसी गतिविधियों को कराती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? बताइए। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाठ ढांचा, यानी कि स्कैफोल्डिंग, ठीक है। इसी साल, मतलब इसी टाइम का जो पेपर 1 हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? बताइए। 5वें का आंसर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसके अनुसार? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताइए। आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, यही है इसका आंसर। 7 का 2। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लो पहले आप, ठीक है। इसका आंसर है 4। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का एक जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहते हैं? भाई बहुत ही सरल सा आंसर है, कोई भी बता देगा, ये तो सामाजिकरण है। आप बाकी के ऑप्शन पढ़ लेना। देखिए, क्योंकि आप सीटेट का पेपर 2 देने जा रहे हैं तो आपको लेवल थोड़ा सा बड़ा लगता है, तो ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछ रहा है आंसर बहुत ही सिंपल फॉर्म में निकल सकता है। तो बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि इतना सरल सा क्वेश्चन क्यों पूछेंगे, ठीक है। कई बार गणित में भी ऐसा हो जाता है, बच्चे ज़्यादा दिमाग लगा जाते हैं कि इतनी सरल सी चीज़ क्यों पूछेंगे। ऐसा नहीं है, सरल सी चीज़ भी पूछ सकते हैं। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आप क्वेश्चन, ये जितने भी कथन लिखे हैं इन्हें पढ़ लो अच्छे से, खुद से ही आप आंसर कर लोगे। बाकी इसका आंसर क्वेश्चन नंबर
ऑप्शन नंबर 4 है अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। देखिए मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। आप वीडियो को पॉज करते जाओ, पढ़ते जाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है एकमात्र कारण अनुवांशिकता है। अगर आपने थोड़ी सी भी थ्योरी पढ़ रखी है पेडागोजी के ऊपर तो आपको पता ऐसा नहीं है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से ऐसा भी नहीं है। मानव विकास ना तो अनुवांशिकता ना ही पर्यावरण, ये भी नहीं है। तो बहुत ही सिंपल से फॉर्म में आंसर निकल रहा था। जिनके ऑप्शन में नहीं भी पढ़ रही हूँ उनमें भी ऐसा ही हो रहा है। एक प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है? एक प्रगतिशील शिक्षा में बताइए, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरक्षणा की जाती है। कितना सरल सा आंसर है, पहले ही दे रखा था, बाकी क्या आप पढ़ लो, आप खुद ही एलिमिनेट कर लोगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? बताइए, 12 का क्या आंसर होगा? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना, यानी कि 12 का आंसर होगा 4। देखो ये जो केवल अगर आपको कहीं भी मिला मतलब दिख रहा है किसी भी ऑप्शन में तो आप केवल पे कम से कम जाना, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। सेम पैटर्न पे 10वां क्वेश्चन था। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए? आप स्टेटमेंट पढ़ो और देखो एक शिक्षक इस स्थिति में क्या बेहतर से बेहतर कर सकता है, बताओ। ऑप्शन पढ़ लो। ऐसे सरोकारों को अनदेखा कर देना चाहिए, नहीं भाई। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करानी चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इससे तो भैया अगर आप कंपटीशन करा देंगे तो उनकी चीज़ों को सीखने के लिए वो कभी तैयार ही नहीं होंगे। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने की सलाह देनी चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। सिंपल सा आंसर है भाई। आप पेडागोजी सेक्शन देखना, बहुत ही ईजी आया था। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा से मतलब समझते हैं आप सब लोग, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। बेस्ट आंसर है, आप बाकी के ऑप्शन पढ़ लो इसमें। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। क्या करता है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई। इतनी सारी प्रॉब्लम है उस बच्चे को, बताइए क्या है? एक स्वलीन विद्यार्थी के किसके सूचक है? स्वलीन विद्यार्थी के मतलब खुद में ही खोया रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक सृजनात्मक विद्यार्थी के, ये तो भाई है ही नहीं। अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थी के, हाँ मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी हो रखी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? ऑप्शन पढ़ लो, आप पॉज कर लो वीडियो को, ऑप्शन पढ़ लो। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। 4th ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? क्रिएटिव चिल्ड्रन, बताइए। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बताइए। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या बढ़ाना, नहीं भाई। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ाना, ऐसा तो आप नहीं करेंगे। निर्देश के लिए वे केवल व्याख्यान विधि मतलब केवल को तो बहुत हद तक अवॉइड ही करना है। विषय वस्तु एवं बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। 4th हमारा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ऑप्शन पढ़ लो। बाकी जो राइट आंसर है वो है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम की एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? ऑप्शन पढ़ लो। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो है।
सेकंड ऑप्शन कह रहा है प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी है। संवाद एवं परिचर्चा, ये भी है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। देखो भाई, रेपिटेशन और ये रट्टाफिकेशन तो बिल्कुल ही नहीं कराना है, ठीक है। इसमें फोर्थ आंसर था। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं। बताओ, ये जो बच्चे आपकी क्लास में पढ़ नहीं रहे हैं उनसे आप कैसा बिहेव करेंगे। उनसे बात करके उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, डांट कर कुछ नहीं कर सकते आप, बाहर जाने के लिए भी नहीं बोलना चाहिए, गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर भी नहीं करना चाहिए। संरचनावादी उपागम बताता है ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है। बताइए, ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि से एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बताइए, संवाद के द्वारा बच्चों की नवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, ठीक है। इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए, नहीं भाई। अनदेखा करना चाहिए, नहीं। इन विचारों पर डांटना चाहिए, नहीं। अब हो सकता है किसी को चुनौती वर्ड चूज़ करके ऐसा लगता है कि जल्दी में सिर्फ मैंने आंसर ही दे दिया, इनमें पढ़ के देखना था, शायद कोई और होता। भाई, मैं पहले ही पढ़ चुकी हूँ, मैं पहले से ही आंसर देख चुकी हूँ सारे, मुझे जो बेस्ट लग रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। लग क्या रहे हैं, ये आंसर भी थे, बाकी आंसर के लेकर बैठ जाओ किसी को डाउट हो तो। खैर, आगे बढ़ते हैं। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। पढ़ लो, आप बताओ। संज्ञान और संवेग के बीच में द्विदिशीय होता है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। पता है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ये पेपर 2 है, पेपर 1 में भी आए थे और इसमें भी आए हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि, ठीक है, और विद्यार्थी का सामवेगिक स्वास्थ्य बिल्कुल करता है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ ये भी करती हैं। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ भाई बिल्कुल करता है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या है भाई, ऑप्शन देख लो। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, यही है सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसे कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न हो सकती है। 27वें का क्या आंसर सही होगा, बताइए। 27 का आंसर है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, ठीक है। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेना, खुद ही आपको आंसर पता चल जाएगा। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। बताइए, बाल्यावस्था की अवधारणा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक रचना है। 28 का आंसर है 2। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की एक विशेषता है। ऑप्शन पढ़ लो। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, ये है इसका राइट आंसर। आप ऑप्शन पढ़ लो, बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा हो जाना है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ सारे ऑप्शन पढ़ के। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की, बताइए कैसी एजेंसी है। प्राथमिक एजेंसी है। मैथ्स का सेक्शन शुरू हो गया है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। कह रहा है पूर्णांक 1 से 100 के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या है। तो ट्विन प्राइम्स के कितने पेयर होते हैं 1 से 100 के बीच में, ये पूछ रहा है। तो ट्विन प्राइम होते क्या है, ऐसे दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, उनको हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे देखो 5 और 7 दोनों प्राइम नंबर हैं, बट इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2, तो ये एक ट्विन प्राइम पेयर है, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 से 100 के बीच में जो टोटल है वो है 8, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास है, यदि ये जो नंबर दे रखा है इसको एक्सपेंड कर दें, यदि इस नंबर को एक्सपेंड कर दें 2 की पावर 3 की पावर 7 की पावर के फॉर्म में, तो जो ए बी सी हमें वहाँ से मिलेंगे नेचुरल नंबर, अगर उनको यहाँ रख दें तो वैल्यू क्या होगी। तो इसमें पता है 2 के बनेंगे 4 और 3 के बनेंगे 3
और 7 के बनेंगे 2 सॉरी। देखिए मैंने ये निकाला कैसे, आप इसे ऐसे एक्सपेंड कर लेना ऐसे, ठीक है, यूँ 7 7 करके ऐसे एक्सपेंड कर लेना। तो यहाँ से मुझे ए की वैल्यू क्या मिली, ए की वैल्यू मिली 4, तो 4 का में यानी कि 16। बी की वैल्यू कितनी मिली थी, 3 की पावर 3 मिली थी यानी 15। सी की वैल्यू 2 मिली थी प्लस 2। इसको सॉल्व करो, 16 माइनस 15 प्लस 2 कितना होता है 3। ठीक है, जोड़ घटाना सबको आता होगा। चलिए 33 क्वेश्चन है, माना कि x एक वह छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 280। आप लेकर देख लेना, एलसीएम एचसीएफ जोड़ घटाने गुणा भाग। आई होप कि आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, सबको आता होगा। तो 280 हमें यहाँ से एलसीएम मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि 5 देखो कह रहे हैं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बच जाता है। ये तो वो नंबर है जो इन सबसे प्रॉपरली डिविजिबल है। क्योंकि 5 शेष बच रहा है हर बारी, तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 285 हमें मिल जाएगा। तो x के अंकों का योग यानी कि 2 + 8 + 5 दैट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पर आंसर क्या है 3 दैट इज 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, संख्याओं 50, 61, 92 और 117 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि इसी प्रकार क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाएं। भाई जिसे सीधा सीधा पेन पेपर चलाने का शौक है वो इसे ऐसे कर ले, 50 - x अपॉन 61 - x इक्वल टू 92 - x अपॉन 117 - x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल ले, बड़ी सी इक्वेशन टिपिकल सी बना के, या तो फिर भाई ऑप्शन से खेल लो। ऑप्शन से खेलो, 17 यहाँ पर एक ऐसा नंबर है जो प्रॉपरली फिट हो रहा है। जब आप 50 में से 17 घटाएंगे तो 33 बचेगा, 61 में से 17 घटाएंगे 44 बचेगा, 92 में से 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा 75 बचेगा, और 117 में से 17 घटाएंगे तो 100 बचेगा। अब इसको देखो 11 से काट दो तो यहाँ 3 बचा और यहाँ बचा 4। इसको 25 से काट दो, यहाँ 3 और यहाँ 4। मिल गई, हो गई बराबर संख्या, समान अनुपात में हो गई। तो बस क्या था, आंसर था 17। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, रुपये 1710 की एक राशि ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का 4 गुना, बी का 6 गुना तथा सी का 9 गुना बराबर है। तो ए और सी में क्या अंतर है। ठीक है, तो ए बी सी क्या कह रहे हैं, ए का कितना 4 गुना 4a इक्वल टू बी का 6 गुना 6b इक्वल टू सी का 9 गुना 9c। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, a/b/c क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 1/4 और 1/6 और 1/9। अब क्या है, इनका एलसीएम आएगा 36। एक काम करो, 36 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो हमें जो रियल रेशियो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, 9:6:4। तो अब इनके बीच का डिफरेंस किसको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना कि 5 है। ये टोटल कितना है, 9 6 15 4 19, तो 5 का डिफरेंस बैठ रहा है 19 पर। तो 5/19 मल्टीप्लाई बाय 1710। अब 19 से इसको काट दो, 90 आएगा। 9 पना कितना होता है 45। तो बीच का जो अंतर हमने निकाला है, कितना निकाला है 450। ठीक है, आगे देखो, टोकरियों ए और बी में रखे फलों की संख्या 7 और 9 के अनुपात में है। यदि टोकरी ए में से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए जाएं तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। ए और बी में कुल कितने फल हैं, ये पूछ रहा है। देखो क्या है, अगर आप इसे पेन पेपर से सॉल्व करोगे तो इक्वेशन ऐसे बनाओगे, 7x मतलब पहले कितने 7 अनुपात में थे, कितने फल निकाल दिए 6, और 9 अनुपात में थे 9x माइनस कितने फल ऐड कर दिए, टोकरी बी में तो डाले ना तो 6 ही बढ़ाएं। प्राप्त अनुपात कितना हो गया 1/3। पहले अनुपात 1/7 था, जब हम इसको 1/9 था। जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमें 7x और 9x मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें x इसलिए लेना पड़ेगा, ये भाई अनुपात है, कोई रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप इसे सॉल्व कर लो, बहुत ही ईजी से सॉल्व करने पर पड़ेगा। कर लो, 7 या 21, 21x - 18 इक्वल टू ये 9x + 6। ठीक है,
तो 9x यहाँ आएगा, माइनस में हो जाएगा, 12x बचेगा और ये यहाँ पर जाएगा तो कितना 24 हो जाएगा। तो 12x इक्वल टू 24, x इक्वल टू 2 बच रहा है हमारे पास। तो ए और बी में फल पूछे हैं, तो 16 दूनी 32, यानी कि देखो 7x मतलब 7 इंटू 2 प्लस 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है सेकेंड पार्ट। ठीक है, नंबर 37 है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एडीबी का उभयनिष्ठ आधार ए बी है। ठीक है, ए बी बना लिया, दिख रहा है सबको। ए बी है, दोनों त्रिभुज ए बी के एक और स्थित हैं। ठीक है, हम ऊपर बनाएंगे दोनों त्रिभुजों को। डी ए परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो ये रहा डी ए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर। सी बी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ठीक है, ये सी बी परपेंडिकुलर हो गया। ए सी बराबर है डी बी के। ओके, निम्न में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो इस कंडीशंस को देखते हुए जो सत्य है वो है ट्राइंगल ए बी सी सर्वांग सम है ट्राइंगल बी ए डी के, यानी कि थर्ड पार्ट जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 38 पर चलते हैं। चार त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई हैं। ये भुजाएं दी गई हैं, कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है? समकोण त्रिभुज की कंडीशन पता है? दो भुजाओं का स्क्वायर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये जो थर्ड है, देखो आपको पता है ना 60 का स्क्वायर प्लस दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ये है समकोण त्रिभुज की कंडीशन। अरे पता होगा यार, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। 11 का स्क्वायर जो होता है बराबर होता है 61 के स्क्वायर के। ठीक है, तो यही जो थर्ड वाला है यही हमारा राइट आंसर है। अरे ये पाइथागोरस वो लगा था यार फॉर्मूला, ये चीज़ सबको पता होगी। किसी त्रिभुज के कोण 3, 5, 7, 9 के अनुपात में है। त्रिभुज के सबसे छोटे सबसे बड़े कोण का अंतर आपको बताना है। सबसे छोटा कोण है 3, सबसे बड़ा कोण है 9, बीच का अंतर कितना बैठ रहा है 6। कितने पर? 5, 3, 8, 7, 15 और 9 24 पर। टोटल पूरे त्रिभुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 अंश। काट दो 15 बार, 15 छक्का 90। तो हमारा जो राइट आंसर है क्या है 90। इजी सा था। ठीक है, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयाँ सेंटीमीटर पूर्णांक में, तो इस प्रकार बने त्रिभुज संभव है। देखो कितने त्रिभुज बन सकते हैं अगर परिमाप है 12 सेंटीमीटर। एक तो आप 3, 4, 5 जिंदाबाद समकोण त्रिभुज ये बना लेंगे, और एक आप बना लेंगे 4, 4, 4। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। एक आप बना लेंगे 5, 5, 2 समद्विबाहु त्रिभुज। यही 3 बस बनेंगे। सेकेंड पार्ट विल बी अ राइट आंसर। 41 कह रहा है एक घनाभाकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर है। इसके अंदर किसी घनाभाकार में डिब्बे रखे गए हैं। प्रत्येक डिब्बे की बेमाई ये हैं, तो बताओ। ठीक है, कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं ये बताओ। तो क्या है 56 मीटर, घनाभाकार गोदाम की जो वो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 42 है, 10 है। ठीक है, यहाँ पर 2.8 मीटर और ये शायद 2.5 मीटर है, और ये 17 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में रख लेंगे तो 0.7 कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आंसर निकलेगा। ये बहुत इजी सा है सॉल्व करने में, सब सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सब होशियार बच्चे हैं। आंसर 31 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ओके। 42 है किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। बेलन का आयतन पूछा है। ठीक है, परिधि बेलन की, बेलन क्या है ये है, परिधि कैसी होती है गोल गोल होती है ना, तो 2πr। 2πr आपको देख रखा है 528 सेंटीमीटर। अब देखो पाई यहाँ पर 22/7 दे ही रखा है, पाई की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से r निकल आएगा। पूछा है आपसे बेलन का आयतन क्या है। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है πr² h भी आपको देखिए ऊंचाई दे रखी है 2 सेंटीमीटर, और r आप निकाल ही लेंगे, पाई 22/7 दिया ही है तो आप निकाल लेंगे। तो आसान सा है, क्या आ जाएगा 42 के लिए आंसर आपको मिल जाएगा थर्ड पार्ट। ठीक है, 4.4325 करके 352 सॉरी। किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है। ठीक है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण
पर उसके सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ इतनी और इतनी हैं विकर्ण की लंबाई। ठीक है, ये रहा चतुर्भुज, इस पर ये रहा विकर्ण, ये डाले गए सम्मुख शीर्ष से लंब। इनकी देखो लंबाइयाँ आपको दे रखी हैं और इसका एरिया दे रखा है। इसके एरिया का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? इसके एरिया का फॉर्मूला होता है 227, मतलब एरिया बराबर होगा हाफ दोनों भुजाओं से डाले गए लंबों की लंबाई, यानी कि h1 h2 ये 7.2 और 8.8 यानी कि 16 इंटू h। तो यहाँ से h निकल आएगा। कोई है ऐसा जो यहाँ से h ना निकाल पाए? बहुत ही आसान है भाई, सभी लोग निकाल लेंगे। आंसर क्या मिलेगा? निकालने के बाद आंसर मिलेगा 228.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है। इसमें कहा यदि 5, ये एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू आपको बतानी है। भाई देखो कितनी सिंपल सी इक्वेशन दे रखी है, कौन नहीं बता देगा x की इक्वेशन? कोई भी बता देगा, मतलब सॉरी x की वैल्यू। आप इनको इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, फिर इसका इसमें करना, इसका इसमें, फिर इसमें करना, फिर यहाँ वहाँ पच्छांतर करना, x की वैल्यू निकल आएगी। और पूछा क्या है, इसका मान क्या होगा? ये पता है क्या लिखा है? ये लिखा है x माइनस 1 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू रखना, -1 करना और उसका स्क्वायर कर देना, आंसर मिल जाएगा 25/9। देखो आसान सी बात है, बहुत ज़्यादा लिखना होगा, मैं छोटा छोटा लिख नहीं पाती, सब दिख नहीं पाएगा, इसलिए आप खुद से कर लेना। नहीं भी आए तो दोबारा कमेंट में बता देना, मैं पूरा एक वीडियो बना दूंगी जिससे जो क्वेश्चन नहीं आएगा। जब a = 1, b = -3 और c = -2 है तो इस वाली इक्वेशन में इन सब की वैल्यू रख के मान बता देना है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इतनी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी वैल्यू रख रखी है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम ही लग जाएगा, बाकी कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आंसर 154 आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी देखो क्या करना है। पहले x का अंदर मल्टीप्लाई, फिर y का अंदर मल्टीप्लाई, फिर इसमें x का, फिर y का, ऐसे कर करके प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान देना। बहुत सारी वैल्यू ऐसी होंगी जो कट जाएंगी, जो नहीं कटेंगी बच जाएंगी, वो आपका आंसर होंगी। ठीक है, बहुत इजी है, सबको समझ में आ गया होगा। 46 के लिए जो आंसर हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा x³ + y³ + xy y - x, ये थर्ड पार्ट। ठीक है, आप देख लेना आंसर इसका। निम्न आंकड़ों के माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या है? देखो पहले आप इनको ढंग से लिखना। कैसे लिखना? सबसे पहले 0 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 8 के बाद 9 आएगा, फिर 11 आएगा, ऐसे करके लिख लेना। माध्यक क्या होता है? सबसे बीच का। अगर ये सब ऑड नंबर, मतलब जितने भी हैं ये अगर ऑड नंबर हैं, मतलब इन सब के काउंटिंग अगर एक ऑड नंबर है तो बीच वाला जो होगा वो हमारा माध्यक होगा। तो यहाँ से जो बीच में हमें मिलेगा वो मिलेगा 24। उसके बाद बोला है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है? जो चीज़ जितनी ज़्यादा बार आती है, जैसे 25 यहाँ पर आया, 25 यहाँ पर आया, 25 यहाँ पर 3 बार 25 है। तो भाई देखो 24 था हमारा माध्यक, 25 हो जाएगा बहुलक। अब परिसर क्या होता है? रेंज होती है सबसे छोटी और सबसे बड़े नंबर का डिफरेंस। सबसे छोटा यहाँ पे 0 है, सबसे बड़ा यहाँ पे 50 है, तो इनका आपस में डिफरेंस कितना आएगा? 50 ही आएगा। अब पूछा है इनका माध्य पूछा है, तो इन तीनों को जोड़ दो, डिवाइड बाई 3 कर दो। तो तीनों को जोड़ोगे 99 आएगा, डिवाइड बाई 3 करोगे 33 आ जाएगा। तो कौन सा वाला आंसर है? थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट आंसर हो जाएगा। एक गणितीय प्रमेय है। तो गणितीय प्रमेय क्या है? ऑप्शन पढ़ो। एक कथन जिसे अभिग्रहितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। बिल्कुल फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिग्रह जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है। किसने दिया है? 49 के लिए आंसर क्या है? यूक्लिड। ठीक है, गणित में अंतावश्यकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? किसे किया जा सकता है? 50 के लिए आंसर क्या होगा? देखो परियोजना, प्रोजेक्ट एकदम सही है, फील्ड ट्रिप एकदम सही है, वर्णन अभिलेख में बहुत बार क्रॉस करा चुकी हूँ, ओलंपियाड में नहीं। फर्स्ट आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किस विधि से यह सिद्ध किया जाता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? कौन सी विधि होती है 51 के लिए? प्रत्यक्ष उपपत्ति, डायरेक्ट प्रूफ करके दिखा सकते हैं ये चीज़। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? 52 के लिए क्या होगा राइट आंसर?
52 के लिए होगा राइट आंसर मानस दर्शन सही है, पक्षांतरण भी सही है, कंठस्थ तो कराना ही नहीं है, सामान्यीकरण अनुमान लगाना सब सही है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा एकदम करेक्ट। इन सब में तो यही देख लो सी ही आ रहा है, कंठस्थ तो कैसे भी नहीं कराना। और निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? ऑप्शन पढ़ लेना, बाकी इसका जो सबसे करेक्ट और फिट आंसर बैठेगा वो है 4। ठीक है, एक लंबवृत्तीय वेतन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये और ऊंचाई ये है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संरेख है? 54 के लिए क्या होगा राइट आंसर? 54 के लिए राइट आंसर है 3। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान की विशिष्टताओं पर बल देना चाहिए। ठीक है, 55 गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रभावी है? 55 के लिए क्या उत्तर होगा? 55 के लिए उत्तर है एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आयतन के मापन में शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? कौन सी वांछनीय है? विद्यार्थियों को विभिन्न आकृतियों के आयतन के परिकलन हेतु प्रयासों की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेना, मैं सब पढ़ूंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों में से कोई देखेगा नहीं। पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? बताइए। 57 के लिए ज्यामिति बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है ना कि तर्कसंगत क्रम में, यह बात सही नहीं है। देखो एक चीज़ सुनो, मैं सारे ही पेपर कराऊंगी, जो भी बच्चे प्लीज़ इस बार सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं पूरा का पूरा पेपर देख कर जाए, प्रीवियस ईयर सारे पेपर आई मीन। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन दिया है 58। देखो बोर्ड मास किसी को पता होगा, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो भाई ये उसी तरीके से सॉल्व कर लेना। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, प्लस माइनस का ध्यान रखना, जोड़ गुणा घटाना करना है। यहाँ से x की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आसानी से निकल आएगी, तो प्लीज़ निकाल लेना। x की वैल्यू आ जाएगी 46। ठीक, यदि 8 अंकों की संख्या जो कि 88 से विभाज्य है तो इतने का मान पूछा है। 8 देखो, जो संख्या 88 से विभाज्य है वो 11 से और 8 से दोनों से विभाज्य होगी, तभी तो कहीं जाके 88 से विभाज्य हुई। तो 8 से विभाज्यता का कंपलसरी लॉ है कि लास्ट के जो 3 कंपलसरी रूल है, सॉरी, लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो 67y को 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 88 64 3 बचेगा। अब 3 के साथ y की क्या वैल्यू होती जो ये 8 से कट जाता? 32, 8 चौको 32, तो y बराबर 2 मिल गया। किसी को समझ में आया हो ना आया हो, लेकिन मैंने तो समझा दिया। y बराबर 2 मिल गया। अब x देखो, अब हमें जो नंबर मिला है वो क्या मिला है? 30x 0 8 6 7 2। अब 12 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो, उसके कोई नंबर 12 से डिवाइड हो, उसके लिए पता है कंपलसरी रूल क्या है? कि जो ऑड प्लेस पर जो नंबर लिखे हैं और जो इवन प्लेस पर नंबर लिखे हैं उनको, उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, 3x 8 7 8 7 15 और 3 18, 18 प्लस x तो लिखा है इवन ऑड प्लेस पर। ठीक है, अब इनका डिफरेंस 0 0 6 और 2 8, इनका डिफरेंस 8। तो यहाँ से देखो तो x की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से जो डिफरेंस है x की वैल्यू इसमें आ जाएगी भाई, x की वैल्यू को आप एक काम करो कि 1 रख दो, तो ये 19 हो जाएगा। 19 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। कितना सिंपल सा है। ठीक है, 19 माइनस 8 11 हो जाएगा। तो देखो x बराबर क्या है? x बराबर है 1, तो 3 प्लस 2 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, आंसर 59 के लिए, आंसर 59 के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, 60 देखते हैं, सॉरी 60 देखते हैं। कह रहा है भाई इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये सबको सॉल्व करनी आती होगी। देखो डिवाइड में अगर फ्रैक्शन में कोई चीज़
ऐसे 2/3 और मैंने डिवाइड करके 5/9 लिख रखा है, तो डिवीज़न कैसे होता है, इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, 9/5 कर देते हैं। ये बात सबको पता होगी, ये क्वेश्चन सब लोग लगा लेंगे, बहुत ही सरल है। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आंसर आएगा फर्स्ट -11 कंप्लीट 1/12। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है, बताइए, किसी को पता है? एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। देखिए, अगर केमिस्ट्री या साइंस अभी तक नहीं पढ़ रखी है तो इस छोटे से वीडियो में मैं एक्सप्लेन तो सब नहीं कर दूंगी, बस आंसर ही बता सकती हूँ। और बाकी साइंस पढ़नी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दें, मैं सुपर टेट के लिए पढ़ाऊँगी, थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 62 है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? तो दही बनाने में तो होता है भाई, नहीं का बहुत ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन में आए देखिए वो भी मार्क कर करके दे रहे हैं आपको। दही बनाने में तो होता है, डबल रोटी के पकने में नहीं होता है, गन्ने के रस के किण्वन में और नाइट्रोजन में भी होता है, तो आंसर 2 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? वनो उन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन या संरक्षण? बताइए, 63 का क्या होगा आंसर? है संरक्षण, 4। मतलब ये एक तरीके से अपोजिट ही हो रहा है देखा जाए तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 दे रखे हैं ऑप्शन, बताइए कौन सा सही नहीं है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात सही है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। श्वसन एक रासायनिक, क्रिस्टलीकरण भाई एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, 65 पे कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? 65। आप ऑप्शन पढ़ लो जल्दी से एक बारी। देखो, मृतिका, गाद, रेत, बजरी और चट्टान। बाकी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, यही है जो आरोही क्रम में है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। मछली, मत्स्य के क्लूम, गिल का क्या कार्य होता है? बताइए, 66 का आंसर क्या होगा? जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। बाकी के ऑप्शन पढ़ लेना, वायु से तो वो करती ही नहीं है, जल में पोषकों को अवशोषित करना ऐसा कुछ नहीं है, आप पढ़ लेना ऑप्शन। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? संयोजक तार का सब्स्टिट्यूट क्या है ये पूछ रहे हैं, तो ब्लेड है। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है, वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी ओर दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की दूरी, बीच की दूरी। कितना अच्छा सा क्वेश्चन दिया है, बहुत ही कम से कम लॉजिक का। बताइए क्या है? देखिए 8 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 1 मीटर तो वो चल गई, तो 4 मीटर वो प्रतिबिंब से दूर है, तो जो उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो भी अंदर, मतलब ऐसे फील होगा कि दर्पण के अंदर 4 मीटर की दूरी पर है, तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर। यदि लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है तो नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। 69 क्या है राइट आंसर है? इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। ठीक है, 69 का 2 है राइट आंसर। गलत कथन पहचानिए, सारे ऑप्शन को पढ़ना होगा, यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे भी पढ़ने होंगे। गलत क्या है? बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। भाई पहली बात ही गलत है एक तरीके से। दूसरी पढ़ते हैं, पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये बात सही है, इस धरती पर आइडियल कंडीशन कभी भी पैदा नहीं करी जा सकती है, ये बात सही है, मतलब गलत नहीं है। लेकिन लोटानिक घर्षण सड़पी घर्षण से कम होता है, ये भी सही है। किसी तरल में गति करते पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर, ये बात भी सही। मतलब पहले ही कथन था जो गलत था इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? दो हैं, दो से ज़्यादा हैं, एक है, देख लो क्या है। सत्य पूछा है, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है।
ये बात सही नहीं है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, ये बात एकदम सही है। ठीक है, बी पार्ट तो इसमें सही है। आगे देखो, कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर देता है, ये भी नहीं है, मतलब ऑप्शन 2 है इसमें, केवल बी। आपको ये ना कहे कि केवल वाले तो मार्क नहीं करने थे, भाई जो सही है वो तो देखना ही पड़ेगा ना, ऐसे कैसे। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए, इसमें भी सारे ऑप्शन को पढ़ना होगा। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव का तापमान, ऐसा नहीं है। कमरे का ताप मापने के थर्मामीटर का परिसर, ये भी गलत है, 30 से 100 डिग्री। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से, ये बात भी गलत है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है, ये बात सही है। ठीक है, 72 का जो राइट आंसर है वो 4 है। गलत कथन पहचानने इनमें से, पढ़ो ऑप्शन, इसमें तो मुझे भी पढ़ने होंगे। कैरोसिन का कैलोरी मान ऊष्मीयमान कोयले के कैलोरी मान ऊष्मीयमान से अधिक होता है, बताओ ये गलत बात है या सही है? ये तो सही है। ठीक है, कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक होता है, ये भी सही है। बायोगैस का कैलोरी मान एलपीजी के कैलोरी मान से ज़्यादा नहीं होता, ये बात गलत है। जो ऑप्शन नंबर 3 है वो है हमारा राइट आंसर। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर की चाल से अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय कर रही है? ठीक है, पहले 12 मिनट चल रही है 50, यानी कि जो पहले 12 मिनट में कितने किलोमीटर चल रही है? 10 किलोमीटर चल ले रही है। ठीक है, और अगले 18 मिनट चल रही है 40 किलोमीटर। देखो पहले 12 मिनट अगर मतलब पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर लिखा है, मतलब 50 किलोमीटर 60 मिनट में चल रही है, तो 12 किलोमीटर 10 में चल रहेगी, ये बात तो सीधी दिख रही है। 18 किलोमीटर 18 मिनट में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर चल रही है 60 मिनट में, तो 18 मिनट में कितना चल लेगी बताओ? 18 मिनट में चल लेगी 12। ठीक है, तो लो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब क्योंकि ये कितना है, अगर ऐसे देख लो कि 40 किलोमीटर चल रही है 60 मिनट में। ठीक है, तो 6 मिनट में 4 किलोमीटर चलेगी, 18 मिनट में कितने चलेगी? 12 किलोमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 22। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, 75 सही है, ये तो सही है। प्रकाश की गति सरल रैखिक गति है, ये भी सही है। सितार की कर्षित तार की गति दोलन गति है, ये बात सही नहीं है। नहीं, ये बात भी सही है। एक सेकेंड, ये बात सही है। ठीक है, सभी आवर्ती गतियाँ वर्तुल वृत्ताकार गतियाँ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सभी आवर्ती, नहीं, ये वाली 4th जो है वो हमारा राइट आंसर है। 4th हमारा राइट आंसर है 75 के लिए। समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? समतल दर्पण के बारे में बात हो रही है और कौन सा कथन सत्य है ये हमसे पूछा है। प्रतिबिंब सीधा बनता है, ये बात सही है। एक सेकेंड, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, ये बात भी सही है। नहीं, वास्तविक नहीं होता, सॉरी। प्रतिबिंब पार्ट्स परिवर्तित होता है, ये सही है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसमें? एसीडी है पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, ये बात सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ नहीं, विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठ नहीं, कक्षा के संस्कृति नहीं, भाई बच्चों के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा की जाती है? 79 के लिए राइट आंसर क्या है? प्रक्रियात्मक।
ठीक है। अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य है? ऐसा कराने के पीछे क्या पर्पस है? किसका? अनु का। बताइए क्या है राइट आंसर। यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, ये बात सही है। यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ाता है, ये भी सही है। यह शिक्षक के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, ये भी सही है। यह शिक्षक और कक्षा की लय को तोड़ता है, तोड़ता क्यों है भाई? जोड़ता है। आंसर ABC में, यानी कि फर्स्ट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? पढ़ो इसमें सारे ऑप्शन, फिर बाद में पढ़। देखो देखो बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये उद्देश्य है। जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी ऑप्शन है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये बात भी सही है। अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, ऐसा नहीं करना है। किसी भी चीज़ के परिभाषाओं पर बल नहीं देना है कि जो बुक में लिखा है एग्जैक्ट वही बोल दो, समझा दो। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? 82 के लिए राइट आंसर क्या है? बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना। ठीक है। 83 एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। क्या है? क्या कर रहा है? आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। क्या है? ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। सृजन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना, ऐसा कुछ नहीं है। 84 निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? ठीक है। 84 के लिए क्या होगा आंसर? कक्षा में व्याख्यान सुनना। विज्ञान का कोना बनना, ये बात सही है। शैक्षिक भ्रमण का आयोजन सही है। विज्ञान क्लब की स्थापना सही है। व्याख्या नहीं कर देनी है। ये पार्ट जब इसका पेपर 1 कराया था तब ये चीज़ बार बार बोली थी। व्याख्या के ऊपर 2-3 क्वेश्चन वहाँ पर भी थे, तब भी मना करा था। बच्चे चुपचाप नहीं सुन सकते। आप प्राइमरी के बच्चों, उसमें खैर प्राइमरी की बात थी, इसमें 6 to 8 की बात है, वो भी चुपचाप नहीं सुन सकते। ठीक है, उनको भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ज़्यादा सही। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? 85 क्या है आंसर? अवधारणा मानचित्र सही बात है। वर्णन अभिलेख सही है। पोर्टफोलियो सही है। सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण, ये बात गलत है। ABC किस में? ABC है पार्ट 3 में। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? अवलोकन आधारित है, बताइए। 86 के लिए क्या आंसर है? वर्णन अभिलेख, ये तो इजी है। 87 नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है, बताओ, ये ऑप्शन सही है। 87 हाँ सही है। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त, नहीं, ऊंट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग की जाती है। ऊंट की ऊन, बताओ, किसी को बताए? ये बात सही है। पश्मीना ऊन खरगोश से, हट। A और C फर्स्ट में है 87 के। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को ढकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा। कौन सा है? 88 सर्प है, सर्प, सांप। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? कोई एक कथन है जो सही नहीं है, पढ़ लो भैया सारे कथन। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, यही वाला सही नहीं है। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय के अन्य भाग, ये वाला तो सही है। धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, ये भी सही है। धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती, ये भी सही। पहले ही वाला सही नहीं है इसका, 89 का। निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? 9 देखो भाई, एसेटिक अम्ल सिरका से मिलेगा, 4 से, ठीक है। लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल पालक में होता है। स्कार्बिक अम्ल नींबू वंशफल में, किस में है? ये ऑप्शन देख लो, शायद ये किस में, 3rd में दे रखा है।
जिन्होंने हिंदी को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज भरा था, ये वाला सोल्यूशन उनके लिए रहेगा, ठीक है। जिन्होंने पहली भाषा अंग्रेजी चुनी थी उनके लिए नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। गद्यांश को पढ़कर आंसर करने हैं 91 से 99 तक, ठीक है। सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। पढ़ते हैं इस पैरा को। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़ों मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं और ऑक्सीजन छोड़ती हैं। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दें, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाएगा। वातावरण और वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार विनिमय करती रहती हैं। वातावरण से वह वनस्पतियों में जाती हैं। जब वनस्पतियां सड़ने लगती हैं, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड पुनः निकलकर वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियां इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड वसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती हैं। जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती हैं, तो वे उसे छोड़ती हैं। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मौसम दर मौसम फर्क होता रहता है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। वनस्पतियां जब सड़ने लगती हैं तो वातावरण को क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है जब वो सड़ने लगती हैं। पढ़ा ना अभी ऊपर, 92 देखना है हमें। पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात समान रहे। वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा? 93 के लिए क्या होगा? वात का आवरण तत्पुरुष। श्वास और ऑक्सीजन शब्द हैं, कैसे शब्द हैं? तत्सम आगत। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण है। गद्यांश का मुख्य विषय क्या होगा? अच्छा पढ़ा ना आपने, आप बताइए क्या बेस्ट रहेगा। सबसे पहला ही है जो बेस्ट दिख रहा है, बाकी नीचे के आप देख लो, आप खुद को समझ जाओगे। विनिमय का अर्थ क्या होता है? विनिमय का अर्थ होता है लेना देना, ठीक है। हम सांस के साथ क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, यही तो करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव कैसा है? मानव की तरह ही है। बाकी के ऑप्शन आप पढ़ लेना। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 100 से 105 तक के जो भी क्वेश्चन है उनका आंसर इस काव्यांश के विहाप पर देना है। चलिए पढ़ते हैं। वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। ठीक है, पढ़ ली। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। किसी को कुछ भी पढ़ना हुआ करे पॉज ले लिया करें, ठीक है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, इसका कारण क्या हो सकता है बताइए। 100 के लिए आंसर क्या होगा? कुछ भी भोजन ना करना। कलेजे के दो टूक करने का आशय क्या है? क्या होगा इसके लिए आंसर? मन को कष्ट पहुंचाना। बाकी का आप देख लो। भिखारी अपनी झोली क्यों फैलाता है? 102 भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है। बाकी आप देख लो, ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा। मुट्ठी भर अनाज दिखाना चाहता है, गरीबी के बारे में बताना चाहता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्रबिंदु है, कैसा है? अनुनासिक है। काव्यांश में हमारे मन में उठने वाला मुख्य भाव है, क्या है? 104 के लिए आंसर है करुणा। वह आता में जो वह वर्ड है सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? 105 के लिए क्या है आंसर? है भिक्षुक। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है,
106 क्या उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर? आप ऑप्शन पढ़ लो। प्रश्नोत्तरी, भाषण, अंताक्षरी का मात्रा आयोजन करना, ऐसा नहीं है। भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को सही रूप से समझना, यही है इसका आंसर। नीचे क्या जाना जब बेस्ट मिल ही गया। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? 107 के लिए आंसर है एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एकमात्र कहा था, केवल कम से कम चूज करेंगे। पढ़ने का अर्थ है, क्या है पढ़ने का अर्थ? पढ़कर समझना। और क्या अर्थ है पढ़ने का? यही है। 109 देखते हैं। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। बताओ। अभी प्रयोग करके बातें रची गई हैं, कुछ मिसिंग है क्या? अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने किसी का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न की ओर संकेत करता है। ये 109 जो क्वेश्चन है क्या है? ये तो भाषा की बारीकी को, भाई ये तो क्वेश्चन पढ़ के तो हम इसका यही आंसर दे सकते हैं। बाकी ऐसा लग रहा है जैसे कोई कविता विता दी हो, मिसिंग हो। एक सेकेंड रुकना, इधर देखते हैं। कुछ नहीं है ऐसा। अरे ठीक है, वो क्वेश्चन से ही पूछा गया था। आगे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? 110 के लिए क्या होगा आंसर? आयु अनुरूप साहित्य, ये सबसे जरूरी है। गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी क्या होता है बताइए? में भी भाषा सीखते हैं, बच्चे भाषा सीखते हैं। विचार कैसा है? 111 के लिए है पूर्णतः सत्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे 112 क्या होगा आंसर? भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके। ये बात सही है। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, ये भी ठीक है। सामाजिक संस्कृति से परिचित, देखो इसका आंसर ये सभी जाएगा। इनमें से कोई एक ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसे हम सीधा सीधा हटा दें, ठीक है। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब क्या होता है? 113 के लिए क्या होगा आंसर? आंसर है भाषा का समृद्ध परिवेश हो। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण उच्च प्राथमिक स्तर पर है अवलोकन, ठीक है। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप क्या? 115 के लिए बुनियादी दक्षता प्राप्त करना, ठीक है। भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। 116 के लिए एकीकृत रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं 117 क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? 117 के लिए क्या होगा आंसर? आगमन विधि है जो ज़्यादा प्रभावी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किस चीज़ से जुड़ा है? 118 के लिए आंसर है हिंदी भाषा की विभिन्न रंगतों से। त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की चुनौतियों को संबोधित करने का एक प्रयास है। 119 के लिए आंसर चुनिए। भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। बाकी की आप देखना, उतना फिट कुछ नहीं बैठ रहा। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए, ऐसा विचार क्या है? आपके अकॉर्डिंग ये विचार कितना सही है, गलत है, क्या है? पूर्णतः सही है, ठीक है। इस बात से आप पूरे तरीके से सहमत। इंग्लिश का सेक्शन शुरू हो गया है, स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन दिया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 121 तक 121 से 128 तक जितने भी क्वेश्चन हैं
उनका जो आंसर मार्क करना है इस पैरा के भी आपको मार्क करना है। ये पैरा पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। सुपरस्टिशन के बारे में है जितना मुझे दिख रहा है, और कह रहे हैं कि साइंस जब जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है वैसे वैसे अंधविश्वास कम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है और चीज़ों को बढ़ावा मिल रहा है। बहुत सारी अच्छी भली कंट्रीज़ में तो लॉ तक उन चीज़ों के बेस पर बनाए जाते हैं जो अभी तक प्रूव ही नहीं है। लोग तावीज़ें वगैरह पहनते हैं और पूजा वूजा करा के ऐसा सोचते हैं कि इनसे उनका लक बदल जाएगा। ठीक है, इस सब के बारे में है, पढ़ लेते हैं लेकिन जल्दी से। As science progresses, superstitions ought to grow less. On the whole, that is true. However, it is surprising why superstitions linger on. If we are tempted to look down on savage tribes for holding such ideas, we should remember that even today, among most civilized nations, a great many equally stupid superstitions exist and are believed in by a great many people. Some people will not sit down 13 at a table, or will not like to start anything important on a Friday, or refuse to walk on the ladder. Many people wear charms and talismans because they think they will bring them luck. Even in civilized nations, today many laws are made on the basis of principles which are just as much unproved. For instance, it is often held as a principle that white people are by nature superior to the people of other colors. The ancient Greeks believed that they were superior to the people of northern and western Europe. The only way to see if there is anything such a principle is to make scientific studies of a number of white and black and brown people under different conditions of life and find out just what they can and cannot achieve. It is, however, true that the increase of scientific knowledge does reduce superstition and also baseless guessing and useless argument and practices. Civilized people do not argue and get angry about what water is composed of. The composition of water is known and there is no argument about it. We should not despise the savage tribes because क्यों नहीं करना चाहिए उनको डिस्पाइज? बिकॉज वी आर नो लेस सुपरस्टिशियस देन दे आर। ओके, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ साइंटिफिक बेसिस फॉर इट? क्या है? फ्राइडे आर एज गुड एज अदर डेज। ठीक है। हु बिलीव इन सुपरस्टिशंस? ऑल ट्राइबल्स इन सम सिविलाइज्ड नेशन। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Ancient Greeks were superior to other European nations. Science help us fight superstitions. 124 के लिए क्या होगा? राइट आंसर है कि ए जो है वो तो इसमें रॉन्ग लिखा है क्योंकि पैसेज में ऐसी बात नहीं है, अपोजिट है। बी बात जो है वो सही है। विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस? क्या है? ऑन द होल दैट इज ट्रू। दैट क्या है? दैट एक प्रोनाउन है यहाँ पर। Identify the part of a speech of the underlined word in the following sentence. It is often held as a principle. यहाँ पर often क्या है? 126 में adverb है। Fill in the blank in the following sentence. Is opposite in the meaning of the word superior. Superior का opposite inferior सबको पता होगा। Very good. The statement which best sum up the passage is. बेस्ट टाइटल बताओ पैसेज के लिए। 128 के लिए आंसर बताइए। होगा इरेशनल बिलीव्स डिक्लाइन विद 128 के लिए आंसर होना चाहिए इरेशनल बिलीव डिक्लाइन विद द एडवांसमेंट ऑफ साइंस। जो मैं पढ़ रही थी वही सही है। ठीक है, अब फिर से एक पैसेज आ गया है। 129 से 135 तक आंसर इसके यहाँ पे ही मार्क करने हैं। देखो पढ़ो। If asked what matters are related to health, that is health decision, most of world would answer hospitals, doctors and pills. Yet we are all making a whole range of decisions about our health which go beyond this limited area of doctor, pills, etc. For example, whether or not to smoke, take exercise, wear a seat belt, drive a motorbike, drink alcohol regularly, etc. The way we reach decisions and form attitudes about our health is only just beginning to be understood. The main paradox is why people consistently do things which are known to be very hazardous.
2 interesting example this are smoking and not wearing a seat belt. ये एकदम सही बात है. Addiction makes smokers keep on smoking, and whether to wear a seat belt or not is affected by safety consideration. Taken together, both these examples show how people reach decision about their health. Understanding this process is crucial. Only then we can effectively change public attitude towards voluntary activities like smoking. Smokers run the risk of contracting heart disease several times more as compared to non-smokers. Even lung cancer, despite extensive press campaigns which have regularly told smokers and car drivers the grave risk they are running, the number of smokers and non-wearers of seat belts has remained much the same. Although the numbers of deaths from road accident and smoking are well publicized, they have aroused a little public interest. If we give a smoker the real figure of death caused by smoking, will it affect their view on the dangers of smoking? Unfortunately not. Many of the real figures are in form of probable estimates, and evidence shows that people are very well at understanding this kind of information. Why does a common man choose to wear a belt? 129 के लिए क्या होगा आंसर? अभी आप सबने पैसेज पढ़ा. Because he wants to protect himself. 130. Study the following sentence. Though it is very dangerous, some people don't quit smoking. Whether or not to drink alcohol is not a health decision. A के लिए 130 के लिए क्या होगा आंसर? 130 के लिए आंसर बताइए. होगा ए तो एकदम इसमें सही लिखा है, बी जो बात है वो गलत है. 131. Which of the following pieces of advice can be easily ignored by people? Don't drive a motorbike. भाई लोगों को ये बात तो कैसे भी नहीं मान सकते, आप कहीं से भी खड़े होकर चिल्ला दो. Which part of speech is underlined word in the following sentence? At यहाँ पर क्या है? 132 के लिए जो एट है वो कंजंक्शन है. ऑल्दो एट एडवर्ब की तरह भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर कंजंक्शन है. विच पार्ट ऑफ अ स्पीच इज अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस? अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस इज क्रूशियल. दिस क्या है यहाँ पर? 133 के लिए दिस है डिटरमाइनर. 134. Smokers run double the risk of contracting heart disease. The word contracting here means what? 134 के लिए आंसर है catching. An example of limited area of health is what? 135 के लिए आंसर है taking medicines. 136 देखिए. A teacher asks learners to discuss in group of 4, jot down ideas and then develop them in an outline to write a paragraph. Learners then edit the paragraph into a final draft. Which strategy of writing does teacher follow here? ठीक है. 136 के लिए आंसर क्या होगा? 136 के लिए आंसर है प्रोसेस अप्रोच. ट्रांजैक्शनल लिसनिंग क्या है? 137 लेज एम्फेसिस ऑन कन्वेइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है. 138 देखते हैं. CALP stands for 138 Cognitively Advanced Language Proficiency. A task in task-based language learning means 139 के लिए आंसर क्या है? An activity where the target language is used by learner for communicative purpose. 140. According to National Curriculum Framework 2005, which one of the following is not an objective of language teaching learning? 140 के लिए आंसर है to know the history of language. Which one of the following is not true of language learning? 141 आंसर है 2. Grammatical rules are important for learning a language. Which is an effective way of teaching learning grammar? 142 के लिए आंसर क्या है? Presenting grammar form in a natural discourse, then explaining how the form is made and used. 142 के लिए 2 है. What status is given to English language in Indian Constitution? क्या है? Associate official language है. 143 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा.
A language teacher asks learners to write a paragraph on a scarcity of water. Learners gather information from science and social science books and other sources before writing. Such task aims at 144 के लिए आंसर है achieving language learning across the curriculum. ठीक है. Which one of the following is not an assessment tool for language learning? 145 क्या है आंसर है Realia. टीचिंग अ नोवेल इज़ टू प्रमोट. नोवेल क्यों पढ़ाया जाता है? रीडिंग फॉर प्लेजर. स्टोरी टेलिंग एज अ स्ट्रैटेजी इन लैंग्वेज टीचिंग इज एम्ड एट 147 के लिए engaging learners with language. Input hypothesis refers to 148 के लिए the relationship between what the learner is exposed to of a language and language acquisition. Which one of the following makes the communication a cyclic process? 149 के लिए आंसर है feedback. Top down process of reading what? 150 के लिए आंसर है proceed from whole to part. ठीक है.